एक भयानक तूफान के दौरान 4 आदमी समुद्र में 13 घंटे तक खोए रहने के बाद अपनी जान बचाने के लिए अपनी नाव से चिपके रहते हैं। वे बार बार मजबूत रहने का मंत्र दोहराते हैं, हार मानने से मना करते हैं। ये सब एक हफ्ते पहले फ्लोरिडा में शुरू हुआ था। निक एक जरूरी ट्रेनिंग कैंप में पर्सनल ट्रेनर के तौर पर काम करता है, जहां उसकी दोस्ती NFL खिलाड़ियों मार्कस और कोरी से हो जाती है। वे कड़ी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन एक दूसरे को चिढ़ाकर खूब मजे भी करते हैं। एक रात वे लोग अपने परिवारों के साथ डिनर करते हैं। निक का सबसे अच्छा दोस्त देर से आता है और बुरी खबर सुनाता है, उसकी नौकरी चली गई है। उसे खुश करने के लिए उसके दोस्त उसे अगले वीकेंड पर अपनी मछली पकड़ने की ट्रिप पर बुलाते हैं। शनिवार की सुबह विल बहुत जल्दी आ जाता है और तब तक शोर मचाता है जब तक निक बिस्तर से नहीं उठता। फिर वो रिकॉर्ड स्पीड से 40 सैंडविच बनाने के लिए किचन में घुस जाता है। विल और निक एक साथ मार्कस के घर के लिए निकलते हैं और आखिरकार नाव देखते हैं। उसमें 11 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन दोनों को लगता है कि वो बहुत छोटी है। मार्कस का घर थोड़ा अस्त व्यस्त है क्योंकि वो शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है। वो मानता है कि वो ओकलैंड नहीं जाना चाहता क्योंकि वहां समुद्र तक पहुंच नहीं है, और वो लहरों के बिना नहीं रह सकता क्योंकि वे उसे घर जैसा महसूस कराती हैं। लेकिन काम की वजह से उसके पास कोई चारा नहीं है। मार्कस अपने परिवार को अलविदा कहने के बाद ग्रुप आखिरकार निकल पड़ता है। घाट पर वे मौसम के बारे में बात करते हैं क्योंकि उन्होंने आने वाले तूफान के बारे में सुना था, लेकिन वे सहमत होते हैं कि तूफान इस इलाके में पहुंचने से पहले उन्हें वापस आ जाना चाहिए। वे अपने फोन को पानी से बचाने के लिए प्लास्टिक की थैलियों में भी रख लेते हैं, हालांकि समुद्र में उन्हें सर्विस नहीं मिलेगी। विल थोड़ा चिंतित है, लेकिन मार्कस उसे भरोसा दिलाता है कि नाव में रेडियो है। कुछ घंटे बाद निक की मां जागती है और न्यूज देखती है, और उसे तूफान के बारे में पता चलता है। वो निक को चेतावनी देने के लिए फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन निक को फोन की आवाज नहीं सुनाई देती क्योंकि वे लोग मछली पकड़ते समय बातें कर रहे होते हैं और म्यूजिक सुन रहे होते हैं। वे थोड़ी देर तक उसी जगह पर मछली पकड़ते हैं, फिर एक नए इलाके में जाने के लिए समुद्र में और अंदर जाते हैं। समुद्र में 4 घंटे बाद कोरी एक बड़ी मछली पकड़ने में कामयाब होता है, जबकि विल की लाइन नाव में फंस जाती है। निक को समुद्री बीमारी महसूस होती है, लेकिन जब वो शांत होता है तो उसे आखिरकार समझ आता है कि मार्कस समुद्र में इतना शांत क्यों महसूस करता है, और वो दार्शनिक बातें करने लगता है। उसी पल उन्हें दूर से गरजने की आवाज सुनाई देने लगती है, और वे देखते हैं कि आसमान काला हो रहा है। इसलिए वे तय करते हैं कि घर जाने का समय हो गया है। कोरी एंकर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ सेकंड के लिए ही हिलता है और फिर अटक जाता है। दोस्त मिलकर रस्सी खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी एंकर टस से मस नहीं होता। जैसे जैसे गरज करीब आती है, वे रस्सी को नाव से बांध देते हैं और मार्कस इंजन चालू करता है, लेकिन एंकर के वजन से नाव झुक जाती है। मार्कस इंजन की पूरी ताकत लगाकर कोशिश करता रहता है और नाव इतनी झुक जाती है कि उसमें पानी भरने लगता है, फिर भी एंकर नहीं हिलता। अचानक एक बड़ी लहर नाव से टकराती है, जिससे सभी लड़के पानी में गिर जाते हैं। वे तेज बहाव में तैरने की पूरी कोशिश करते हैं जब तक कि वे सतह पर वापस नहीं आ जाते और देखते हैं कि उनकी नाव पलट गई है। लहरों से लड़ते हुए ग्रुप नाव तक पहुंचता है और उसे सीधा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं हिलती। वे दूसरे एंगल से कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। विल को एहसास होता है कि शायद एंकर नाव को नीचे खींच रहा है, इसलिए मार्कस रस्सी लेने के लिए पानी में कूदता है, जबकि दूसरे उसके कपड़े पकड़े रहते हैं ताकि वो पास रहे। मार्कस रस्सी को प्रोपेलर पर तब तक रगड़ता है जब तक वो टूट नहीं जाती। फिर वे नाव को फिर से पलटने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। 5 घंटे बाद भी लड़के नाव को पकड़े हुए हैं। मार्कस को याद आता है कि नाव में लाइफ जैकेट है, लेकिन गीले कपड़ों की वजह से तैरना मुश्किल हो रहा है। वो निक की बात को नजरअंदाज करते हुए कुछ कपड़े उतार देता है, जो सोचता है कि उन्हें गर्मी के लिए कपड़े पहने रहने चाहिए। मार्कस पानी में कूदता है और जैकेट ढूंढने के लिए हैच खोलना पड़ता है। इससे नाव में पानी भर जाता है और वजन से वो नीचे जाने लगती है। दूसरे घबरा जाते हैं, लेकिन शुक्र है कि नाव डूबने से पहले मार्कस हैच बंद कर देता है और एक जैकेट के साथ सतह पर आ जाता है। विल अगली बार कूदता है और बाकी जैकेट लेकर बाहर आता है। फिर मार्कस फ्लेयर्स लाने के लिए वापस जाता है। आखिर में कोरी खाना ढूंढने के लिए पानी में कूदता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता और वो खाली हाथ वापस आ जाता है। उसी पल उन्हें एक जहाज दिखता है, इसलिए वे चिल्लाने लगते हैं और एक फ्लेयर जलाते हैं। दुख की बात है कि जहाज उन्हें नहीं देखता और चला जाता है। लड़के एक दूसरे को चिढ़ाकर माहौल हल्का करने की कोशिश करते हैं। फिर निक टॉर्च की रोशनी का इस्तेमाल करके पानी में कूदता है और फोन वाला बैग ढूंढ लेता है। वे उन्हें सतह पर लाते हैं और सब 911 पर कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिग्नल नहीं आता। इस बीच निक की पत्नी परेशान हो जाती है क्योंकि वो वापस नहीं आया है और अपनी मां को फोन करती है। वे तय करते हैं कि अब मदद लेने का समय आ गया है। उसी समय एक पुलिस वाला घाट पर पहुंचता है और खाली नाव के ट्रेलर के साथ लावारिस कार देखता है, इसलिए वो कोस्ट गार्ड को अलर्ट करता है। खबर का इंतजार करते हुए पत्नियां एक दूसरे को हिम्मत देने के लिए फोन करती हैं। ग्रुप की बात करें तो तेज लहरों की वजह से वे नाव से नीचे गिर जाते हैं। वे लाइफ जैकेट की वजह से पानी में तैरते रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हुए वापस नाव पर चढ़ जाते हैं। कपड़ों के बिना मार्कस को बहुत ठंड लगने लगती है, तो निक उसे याद दिलाता है कि वे एक दूसरे के साथ हैं और वे मजबूत हैं।
उसी पल बारिश रुक जाती है और लड़कों को लगता है कि तूफान आखिरकार खत्म हो गया है। हालांकि उनके सामने एक बहुत बड़ी लहर आती है और उन्हें फिर से नाव से नीचे फेंक देती है। कुछ मिनट बाद मौसम साफ हो जाता है और वे फिर से मिल जाते हैं। आखिरकार वे एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं, लेकिन उन्हें नाव नहीं दिखती। थोड़ी देर ढूंढने के बाद कोरी को आखिरकार वो पास में तैरती हुई मिल जाती है और वो जल्दी से उस पर चढ़ जाता है ताकि दूसरे उसे देख सकें। मार्कस कहता है कि गिरने पर उसके पैर में चोट लग गई है और उसे चलने में मदद चाहिए। अचानक एक और लहर उन्हें मारती है और उन्हें फिर से पानी के अंदर फेंक देती है। कुछ संघर्ष के बाद लड़के नाव पर वापस चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। अब तक वे 10 घंटे से समुद्र में खोए हुए हैं। जब कोरी हिम्मत बढ़ाने वाली बातें करने की कोशिश करता है तो मार्कस बहुत कमजोर महसूस करता है और कहता है कि अगर उसे मरना है तो ये समुद्र में ही होना चाहिए। निक ये मानने से इनकार कर देता है और उसे उसके परिवार के बारे में सोचने के लिए कहकर शांत करता है। लेकिन अब मार्कस को लगता है कि उसकी बेटी वहां है। लड़कों को एहसास होता है कि हाइपोथर्मिया उस पर हावी हो रहा है, इसलिए वे उसे घेर लेते हैं और उसे गर्म रखने के लिए एक और फ्लेयर जलाते हैं। समुद्र में खोए हुए 20 घंटे हो गए हैं और बारिश वापस आ गई है। मार्कस का शरीर नाव से फिसल रहा है, इसलिए विल उसे वापस ऊपर खींचने की कोशिश करता है। इस खींचतान में मार्कस गलती से उसे मुक्का मार देता है और विल पानी में गिर जाता है। निक जल्दी से उसे वापस चढ़ने में मदद करता है, जबकि कोरी मार्कस को शांत रखने के लिए गले लगा लेता है, क्योंकि हाइपोथर्मिया की वजह से उसका दिमाग अभी भी मतिभ्रम कर रहा है। आखिरकार वो नाव से फिसल जाता है और दूसरों को उसे वापस ऊपर लाने के लिए मिलकर काम करना पड़ता है। कोस्ट गार्ड ऑफिस में कर्मचारी किसी भी एसओएस संदेश की तलाश कर रहे हैं। आदमियों की पत्नियां उन्हें लापता ग्रुप के बारे में बताने के लिए फोन करती हैं, इसलिए कर्मचारियों को एहसास होता है कि छोड़ी हुई कार उन्हीं की है। कैप्टन टिमोथी घोषणा करते हैं कि उनकी स्थिति अलर्ट से डिस्ट्रेस में जा रही है और उनके विमान को बाहर जाना होगा। पायलट खोज शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें परेशानी होती है क्योंकि विजिबिलिटी लगभग 0 है और तूफान ने उनके रडार को खराब कर दिया है। जल्द ही पत्नियां मार्कस के पुराने जीपीएस को ढूंढने के लिए बक्से खोजने के लिए एक साथ आती हैं, इस उम्मीद में कि उसमें उसके पसंदीदा मछली पकड़ने की जगह के कोऑर्डिनेट्स होंगे। उसी पल उन्हें टिमोथी का फोन आता है, जो उन्हें बताता है कि उसे कुछ सुराग चाहिए, वरना पायलटों को वापस आना पड़ेगा। किस्मत से पत्नियों को ठीक समय पर जीपीएस मिल जाता है और वे कोऑर्डिनेट्स बता देती हैं। टिमोथी की टीम सिस्टम चेक करती है और उन्हें उस इलाके में एक जहाज के मलबे के बारे में पता चलता है। इसलिए पत्नियां इस बात की पुष्टि करती हैं कि लड़कों ने पिछली यात्राओं के दौरान उस जहाज के मलबे को देखने की बात की थी। टिमोथी तुरंत विमान को उसी दिशा में भेज देता है। नाव पर लड़के मार्कस से मुंह खोलने और बारिश का पानी पीने को कहते हैं। लहरें हर सेकंड और खराब होती जा रही हैं और ग्रुप फिसलकर गिरता रहता है। कोरी को बहुत गर्मी लगने लगती है, इसलिए विल उसे याद दिलाता है कि हाइपोथर्मिया उनके दिमाग पर असर डालता है और उसे सांस लेने में मदद करने की कोशिश करता है। एक और लहर से मार्कस गिर जाता है, लेकिन वो इतना बीमार है कि तैर नहीं पाता। विल भी गिर जाता है और कोरी भी लगभग गिरने वाला होता है, लेकिन विल जल्दी से वापस चढ़कर उसे पकड़ लेता है। घबराया हुआ निक मार्कस को ढूंढने के लिए पानी में कूद जाता है। हालांकि कुछ भी देखने के लिए बहुत अंधेरा है और लहरें उसे वापस धकेलती रहती हैं। डूबने से बचने के लिए निक के पास नाव पर लौटने के अलावा कोई चारा नहीं होता और वे तीनों निराशा और दुख में चिल्लाते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि मार्कस वापस नहीं आ रहा है। कोरी इतना पागल हो जाता है कि वो विल को धक्का दे देता है। फिर भी विल हार नहीं मानता और वापस आकर उसे उसके दुख में सहारा देता है। उसी पल कोस्ट गार्ड का विमान उनके ऊपर से उड़ता है, इसलिए निक अपने फोन की टॉर्च जलाता है और वे तीनों चिल्लाने लगते हैं। पायलट अभी भी उन्हें नहीं देख पाते हैं और वापस जाने का विचार कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक एक आदमी को अपनी आंख के कोने में रोशनी की एक चमक दिखती है। दूसरे पायलट दोबारा चेक करते हैं और फिर भी कुछ नहीं देखते, इसलिए वे मान लेते हैं कि ये पानी पर रोशनी का रिफ्लेक्शन था और चले जाते हैं, जबकि एक और लहर लड़कों को नीचे गिरा देती है। पत्नियों को एक फोन आता है जिसमें उन्हें बताया जाता है कि मौसम खराब होने के कारण तलाशी रोक दी गई है। तूफान साफ होने पर वे फिर से शुरू करेंगे। पत्नियां पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर हिम्मत रखती हैं। कोस्ट गार्ड के ऑफिस में टिमोथी मदद के लिए टॉर्नेडो नाम के एक जहाज को फोन करता है और कमांडर तुरंत अपने क्रू को जगाकर उन्हें नाव पर नजर रखने के लिए कहता है। सुबह तक आखिरी बार गिरने के बाद सिर्फ निक और विल ही नाव पर वापस चढ़ पाए थे। वे कोरी का नाम चिल्लाते रहते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। विल बताता है कि मार्कस और कोरी उनसे ज्यादा मजबूत थे, लेकिन वे बच नहीं पाए, इसलिए वो खुद के लिए उम्मीद छोड़ देता है। निक जोर देता है कि उसे कुछ कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन विल नाव खोजने के लिए पानी में कूदने से मना कर देता है और वे बहस करने लगते हैं। अचानक 2 शार्क्स नाव के चारों ओर तैरने लगती हैं और लड़के घबरा जाते हैं। वे सबसे ऊंची जगह पर चले जाते हैं और महसूस करते हैं कि शार्क्स शायद उन मछलियों की वजह से आई हैं जिन्हें उन्होंने पहले पकड़ा था।
जब शार्क्स नाव की तलाशी लेती हैं, तो विल के सैंडविचेस बाहर निकल आते हैं और तैरने लगते हैं। दोनों उन्हें पकड़ना चाहते हैं, लेकिन सैंडविच बहुत दूर हैं और शार्क की वजह से वे पानी में नहीं जा सकते। क्योंकि उनके पास इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए वे खुद को डिस्ट्रैक्ट रखने के लिए बातें करने की कोशिश करते हैं। हालांकि विल अनंत काल और विश्वास जैसे गंभीर विषयों पर बात करने लगता है। निक खुद को नास्तिक नहीं मानता, लेकिन उसे उसी भगवान से प्रार्थना करने का कोई मतलब नहीं दिखता जिसने ये सब किया है। जब निक गुस्से में बड़बड़ाने लगता है, तो विल उससे कहता है कि अभी भगवान पर भरोसा मत छोड़ो। निक उसे गले लगाता है और कहता है कि वो किसी भी चीज पर हार नहीं मान रहा है। फिर वे अपना "हम मजबूत बनेंगे" वाला नारा दोहराने लगते हैं। मीडिया लापता एनएचएन खिलाड़ियों के बारे में बात करने लगता है और टॉर्नेडो खोज जारी रखता है, लेकिन विजिबिलिटी खराब है, इसलिए क्रू भी ज्यादा कुछ नहीं देख पाता। इस बीच निक की पत्नी उसके माता पिता को बताती है कि खोज रोक दी गई है। उसकी मां बहुत गुस्से में है और कोस्ट गार्ड ऑफिस जाकर टिमोथी पर चिल्लाती है, जो बताता है कि वो अपने पायलटों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता और वादा करता है कि वे जल्द ही फिर से खोज के लिए निकलेंगे। वो सोचती है कि क्या उसका बेटा मर गया है, और टिमोथी उससे अपने भगवान पर भरोसा रखने को कहता है। विल और निक की बात करें तो उन्हें एक बार फिर नाव से फेंक दिया जाता है और उन्हें नाव पर वापस आने के लिए बहुत तेज लहरों के खिलाफ तैरना पड़ता है, सिर्फ फिर से धकेल दिए जाने के लिए। वे जितनी जल्दी हो सके नाव पर वापस आते हैं और निक को एक आइडिया आता है। वो इंजन से केबल खींचने के लिए पानी में जाता है जब तक कि वे टूट न जाएं। फिर वो कहता है कि उन्हें खुद को नाव से बांध लेना चाहिए। विल को लगता है कि ये एक बुरा आइडिया है, क्योंकि वे डूब जाएंगे, लेकिन निक बताता है कि इस डर से वे वैसे भी डूब जाएंगे। वे केबल को अपनी कमर के चारों ओर बांध लेते हैं और जब एक और लहर आती है तो वे उनसे टकराते हैं। वे नहीं गिरते। कुछ ही देर बाद एक बड़ी लहर उन दोनों को नाव से फेंक देती है, लेकिन केबल उन्हें पास रखती है, इसलिए वे काफी जल्दी वापस चढ़ जाते हैं। उसी पल एक हवाई जहाज उड़ता हुआ जाता है और दोनों चिल्लाने और हाथ हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं देखता और हवाई जहाज चला जाता है। निक और विल को निराशा अपने दिमाग पर हावी होती महसूस होती है। कुछ ही देर बाद विल को एहसास होता है कि वे 24 घंटे से पानी में हैं और सोचता है कि किसी ने उन्हें बचाया क्यों नहीं। अब सुबह की धूप की वजह से थोड़ी रोशनी हो गई है, इसलिए वो केबल खोलने और खाना ढूंढने के लिए गोता लगाने का फैसला करता है। वो प्रेट्ज़ेल का एक बैग और एक ड्रिंक लेकर वापस आता है। उसी पल विल को दूर कुछ दिखाई देता है और उसे लगता है कि वो जमीन है। निक 911 पर कॉल करने और अपनी पत्नी को टेक्स्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अभी भी सिग्नल नहीं मिल रहा है। उसे हैरानी होती है कि कहीं उन्हें मतिभ्रम तो नहीं हो रहा है, लेकिन विल बताता है कि दो लोगों को एक ही चीज का मतिभ्रम नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेन उन्हें देखे बिना ही उड़ गए हैं, इसलिए उसे लगता है कि अब उन्हें रिस्क लेना चाहिए। वे केबल खोलते हैं और नाव छोड़कर उस कथित जमीन की ओर तैरना शुरू कर देते हैं। हालांकि कुछ ही मिनटों के बाद वे जो भी देख रहे थे और नाव दोनों उनकी नजर से ओझल हो जाते हैं। जब वे पीछे मुड़ते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वे एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे हैं। वे बेचैनी से चारों ओर तैरते हैं, कुछ भी ढूंढने की कोशिश करते हैं और आखिरकार निक नाव तक पहुंच जाता है। विल भी जल्द ही पहुंच जाता है और निक को उसे पानी में तैरते रहने में मदद करनी पड़ती है। आखिरकार तूफान थम जाता है, इसलिए टॉर्नेडो और विमान अपनी खोज जारी रखते हैं। इस बार रडार ठीक से काम करते हैं। समुद्र में 30 घंटे बिताने के बाद निक देखता है कि विल बहुत शांत है और उसकी मानसिक स्थिति की जांच करता है। विल मानता है कि वो अपने अंतिम संस्कार के बारे में सोच रहा है और सोचता है कि क्या वो वहां होगा। वो लेट जाता है क्योंकि उसका शरीर कांपने लगता है और सोचता है कि अगर उसकी शादी हो गई होती तो क्या होता, बताते हुए कि शायद एक पत्नी उसे घर पर रहने के लिए मजबूर करती। जैसे ही उसे घबराहट होने लगती है, विल निक से अपने माता पिता को एक मैसेज भेजने के लिए कहता है। हालांकि इससे पहले कि वो मैसेज तय कर पाता, उसे बहुत गर्मी लगने लगती है और वो पानी में कूदने की कोशिश करता है। एक लहर उन्हें टक्कर मारती है, जबकि निक विल को पास रखने के लिए केबल पकड़ लेता है। वो खुद को आजाद करने के लिए अपनी वेस्ट उतार देता है। एक और लहर उन्हें टक्कर मारती है और विल नाव से फिसल जाता है, इसलिए निक उसे वापस लाने के लिए केबल खींचता रहता है। दुर्भाग्य से एक तीसरी लहर आती है और विल को दूर धकेल देती है, जिससे निक अकेला रह जाता है और निराशा में चिल्लाता है। कोस्ट गार्ड ऑफिस में टिमोथी सुनता है कि दोनों विमान बिना किसी नतीजे के वापस आ गए हैं। वो अपनी टीम से उम्मीद न छोड़ने और पीड़ितों को ढूंढने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए कहता है। शाम को टॉर्नेडो क्रू भी हार मान लेता है। हालांकि दो लोग थोड़ी देर और बाहर रहने का फैसला करते हैं। निक की पत्नी उम्मीद खो रही थी और उसने उसकी वॉइस मेल पर एक मैसेज छोड़ा। रोते हुए उसने साथ बिताए सालों के बारे में बात की। फिर वो बाहर गई और निक की मां ने उसे दिलासा दिया। कुछ घंटों बाद निक को एक आवाज सुनाई दी और उसने दूर बवंडर देखा, लेकिन वे उसे नहीं देख पाए।
उसने निराशा को अपने मूड पर हावी न होने देने के लिए अपनी पत्नी और मां के बारे में सोचा। समुद्र में 42 घंटे बिताने के बाद निक अपने दोस्तों और उनकी मौत के बारे में सपने देखता रहा। उसकी उम्मीद की आखिरी किरण भी खत्म हो गई, इसलिए उसने केबल खोल दिए और नाव पर लेट गया, मौत का इंतजार करने लगा। उसी पल बवंडर ने आखिरकार उसे देख लिया और उन्होंने उसे बचाने के लिए एक नाव भेजी। टिमोथी को रेडियो पर खबर मिलती है और वो तुरंत एयरक्राफ्ट भेज देता है। जल्द ही एक हेलीकॉप्टर एक स्ट्रेचर नीचे उतारता है और निक आखिरकार सुरक्षित रूप से समुद्र से बाहर निकल पाता है। टॉर्नेडो क्रू और कोस्ट गार्ड अपनी सफलता का जश्न मनाते हैं, जबकि पैरामेडिक्स निक की चोटों का इलाज करते हैं। टिमोथी अपने परिवार को कॉल करता है और वे भी जश्न मनाते हैं, लेकिन दूसरी पत्नियां इतनी खुशकिस्मत नहीं होती। 6 महीने बाद जब भी निक पानी के पास होता है, उसे अपने दोस्तों की चीखें सुनाई देती हैं। ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है। दूसरे आदमियों की तलाश कई दिनों तक जारी रखी गई, लेकिन उसे बंद करना पड़ा और पीड़ितों को समुद्र में लापता घोषित कर दिया गया।